देश में लिक्विडिटी के मैनेजमेंट के लिए आरबीआई ने वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है या कर रहे हैं कह सकते हैं। ये 20 से 23 मार्च तक चलेगा। इसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपीस का जो सिस्टमेटिक इंजेक्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो थोड़ा इसे समझते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट एक्शन ऑक्शन क्या होता है, ये ओएमओ से कैसे डिफरेंट है, क्या इसमें काम करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, सब कुछ आसानी से। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि मार्च का महीना है और मार्च के महीने में बैंक से बहुत सारा जो कैश है वो जाता है, क्योंकि एडवांस टैक्सेस जाते हैं, जीएसटी जाते हैं और जो रेगुलर मंथ में विड्रॉल्स होते हैं वो तो होते ही हैं। इसकी वजह से होता क्या है, बैंक्स में जो लिक्विडिटी है उसका यहाँ पे क्रैश होता है और यहाँ पे क्रैश होने की वजह से आप कह सकते हो क्रंच जो होता है उसमें फिर बैंकों को ना लिक्विडिटी चाहिए होती है और उसके लिए अगर बैंक को जो है लिक्विडिटी की ज़्यादा नीड हुई और इस तरह के बहुत सारे बैंक होंगे तो होता क्या है, जो कॉल रेट होता है, फिर जो एवरेज कॉल रेट होता है वो स्काई रॉकेट होने लगता है। तो आरबीआई को इसको कंटेन करना रहता है, इसलिए आरबीआई उस पहले लिक्विडिटी का क्रंच आए उससे पहले ही बैंक्स के लिए इस तरह का जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है वो कर रहा है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो अभी जो है 81,000 करोड़ रुपए का जो सरप्लस है वो बैंक के पास है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी से ये खत्म हो जाएगा मिड मार्च के बाद में, जब पेमेंट्स वगैरह जाने लगेंगी। तो बैंक्स को ये क्रंच ना देखने को मिले, इसलिए ऑक्शन यहाँ पे या फिर कह सकते हैं ये जो ऑपरेशन है किया जा रहा है। तो ये टोटल 3 दिनों तक चलेगा, जैसा मैंने आपको कहा। पहले ये ऑक्शन होगा और उसके बाद फिर से इसको वापस करना होगा। इसे वीआरआर कहा जाता है, मतलब आरबीआई के जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत ही आता है। रेपो रेट का जो ऑक्शन होता है उसमें वेरिएबल टर्म और आ जाता है और ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है, मतलब कुछ समय के लिए ही इस लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर ये लिक्विडिटी वैसे ही वापस भी हो जाती है। तो बैंक जो है नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, मतलब अगर बैंक को 1-2 दिन के लिए अगर लिक्विडिटी का क्रंच है तो वो इससे पूरा हो जाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो वेरिएबल रेट रेपो है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे रेपो रेट होता है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक आरबीआई से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। भाई बैंक को अगर लोन चाहिए, पैसे की नीड है, किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास। बैंक क्या करेंगे, उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो से वहां पे गिरवी रखते हैं ना, तो बैंक जो है आरबीआई के पास को गिरवी रखेंगे, आरबीआई जो है ये इनको क्या करेगा, कैश देगा। और यहाँ पर जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हो गया। मान लीजिए रेपो रेट 5.25% है, तो बैंक जो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जैसा यहाँ पे जिस मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, उसके बाद जब ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से वापस लेंगे तो जितना पैसा वो लिए रहेंगे 5.25% का इंटरेस्ट आरबीआई को देंगे और फिर आरबीआई इनको इनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर देगा, मतलब कोलेटरल के तौर पर रहता है गिरवी, वो वापस कर देगा। यहाँ पर ये रेट फिक्स होता है, कोई भी बैंक जाएगा वो इसी रेट पे जो है उसको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लेकिन जब टर्म वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब यह है कि हो रहा है रेपो यहाँ पे ऑपरेशन ही, मतलब सेम वही क्राइटेरिया है कि बैंक अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आरबीआई को दे रहे हैं, आरबीआई इन्हें पैसा दे रहा है, लेकिन ये जो परसेंटेज था रेट का ये वेरिएबल है, मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि अब बैंकों को ऑक्शन करना पड़ेगा, बिड करनी पड़ेगी। लेट्स से किसी बैंक को चाहिए 2,000 करोड़ रुपए, मान लीजिए बैंक ए है, बैंक बी को भी चाहिए कितना, 2,000 करोड़ रुपए। अब दोनों ने बिड किया है 2,000 करोड़ रुपए के लिए, किसके पास, आरबीआई के पास। बैंक ए ने जो यहाँ पे रेट अपना बिड किया है वो है 6.0% और बैंक बी ने बिड किया है 6.1% पे। तो सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी मिलेगी बैंक बी को, इस सेम, क्योंकि यहाँ पे मनी सेम है, ये बैंक बी को प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि बैंक ए को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बैंक ए को बैंक बी से पहले यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले बैंक ए को पैसा दे देंगे फिर बी के बारे में, पहले बी को देंगे फिर ए के बारे में सोचेंगे। ये कब तक चलेगा, जैसे ये 75,000 करोड़ रुपए का पूरा वीआरआर ऑपरेशन हो रहा है, तो जब तक ये पैसा पूरा खत्म नहीं हो जाता है ना। तो जो खत्म होगा, जिस रेट पे खत्म होगा उसी को कहा जाता है कट ऑफ रेट, मतलब कि सबसे लास्ट जो यहाँ पे पैसा दिया गया है वो उस पे दिया गया है। तो ऐसे ये काम करता है। तो ये तीनों टर्म मैंने आपको इसी में समझा दिए कि वीआरआर का वेरिएबल रेट आप समझ ही गए, और रेपो का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनका रीपर्चेज हो रहा है, मतलब कि पहले बैंक आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं कोलेटरल, फिर उसे वापस रीपर्चेज करते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट है और जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिया गया है उसको दे करके। आगे हम बात करें यहाँ पे अगर कि जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ऐसे ही होगा, जैसे 20 मार्च को डील हुई 75,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे
इंजेक्ट किए गए, ये ट्रेंचेस में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 20 मार्च को 75,000 करोड़ रुपए दे दिए जाए, ट्रेंचेस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये पैसा समझिए गया बैंक में। बैंक ने क्या आरबीआई को दिए, कोलेटरल दिए, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए हैं कोलेटरल के तौर पे, या फिर गोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है। जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रहते हैं। तो यहाँ पर जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए होंगे, ये तभी होगा जब यहाँ पे उनकी जो बिड है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हुई होगी, और ये सब कुछ आरबीआई का जो पोर्टल है कुबेर, उसके माध्यम से होगा। फिर 23 मार्च को क्या होगा कि बैंक जो कैश उन्होंने लिया था आरबीआई से, जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है उसको लौटाएंगे आरबीआई को, और आरबीआई इनको जो भी इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी थी वो इन्हें वापस कर देगा। ऐसे ये काम चलेगा। तो यो 2-3 दिन की यहाँ पे क्रंच आएगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आगे हम बात करें यहाँ पे कि ये जो टेम्परेरी क्रंच होती है इसका एनाटॉमी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी मार्च के महीने में एडवांस टैक्सेस, कंपनी के जो टैक्सेस होते हैं, जो मंथली विड्रॉल होते हैं वो तो होते ही हैं, जीएसटी पेमेंट्स ये सब जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इस तरह का हर तीसरे महीने पे क्रंच आता है। तो ये क्रंच आने की वजह से जो कॉल मनी रेट है वो स्पाइक करता है, तो बहुत स्पाइक नहीं होना चाहिए। इसलिए आरबीआई को भी पता होता है कि मार्च में ऐसा होगा, तो पहले से इस तरह के लिक्विडिटी के ऑपरेशंस वो करता है। यहाँ पर देखिए आरबीआई का जो एलएएफ है उसमें कई सारे यहाँ पे टूल होते हैं, जैसे रेपो टूल हो गया या रेपो रेट। ये आरबीआई लेंड करता है बैंक को कि फिक्स्ड रेट है, मतलब 5.25% आरबीआई ने कह दिया और उस पे देगा, 6% कह दिया तो सबको उसी पे देगा। ये लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए होता है, या फिर कह सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ये टूल होता है रेपो रेट। इसी को पॉलिसी रेट कहते हैं। आरबीआई जब भी बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू करता है तो इसी को बढ़ाता कम करता है, डिपेंड करता है मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है। वहीं पे एक आता है रिवर्स रेपो रेट या एचडीएफ, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा है जिसे वो लोन पर भी नहीं दे पा रहा है, तो पैसा वो लेकर के वो करेगा क्या, तो क्या करता है आरबीआई के पास पार्क कर देता है। तो ऐसे में जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो इससे एब्जॉर्ब होती है। वीआरआर की बात करें तो ये ऑक्शन बेस्ड होता है, मतलब यहाँ पे सारा काम रेपो वाला ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट फिक्स नहीं है। वो क्या है, ऑक्शन के ऊपर है कि आप जितना आपका रेट हाई रहेगा उसके अनुसार ही होगा, शॉर्ट टर्म इंजेक्शन के लिए होता है। एक आपका आता है VRRR, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, मतलब यहाँ पे क्या है, जो रिवर्स रेपो रेट है उसी का ठीक उल्टा ऑक्शन बेस्ड बोरोइंग होती है आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई जो है ऑक्शन करेगा शॉर्ट टर्म के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इस तरीके से पूरा काम होगा। यहाँ पे अगर हम पिलर्स की बात करें, जो सिस्टमेटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है डाल दें बैंक के अंदर और उसके बाद फिर वहाँ पे फिर जो इन्फ्लेशन कंडीशन उत्पन्न होने लग जाए, और ऐसा क्रंच भी नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। तो जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है वो आपका जो पॉलिसी कॉरिडोर होता है उसके अंदर ही रहे, उसी को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के काम होते हैं। और जो सीजनल डिमांड है, जैसे मार्च का महीना है, जो फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है, तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा बैंक से कैश जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जाते हैं। और ये इसलिए भी होता है ताकि जो पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो। ऐसा ना हो कि बैंकों के पास लिक्विडिटी ही नहीं है उस पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और बात आती है, वो होता है मतलब सिस्टमेटिक चैलेंजेस की बात करें तो एक होता है ट्रांसिएंट और एक होता है ड्यूरेबल डेफिसिट, है ना। अगर करंट स्टेट की बात करें तो जो वीआरआर है वो स्ट्रिक्टली है फाइन ट्यून किया गया ऑपरेशन मेंट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रांजिएंट शॉक। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय का कोई ऐसा क्रंच आ रहा है या डेफिसिट हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कभी लंबे समय तक के लिए ऐसा होता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। और आपने अभी देखा भी होगा कि 1.5 लाख करोड़ का भी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आरबीआई ने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे ये भी रहता है एक मतलब करेंसी लीकेज का भी, मतलब यहाँ पे ये है, आप ऐसे समझिए कि जो ये बैंक से टैक्स के रूप में जो पैसा जा रहा है, जा किसके पास रहा है, गवर्नमेंट के पास रहा है। तो गवर्नमेंट इसे दबा के बैठती थोड़ी नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा मिला है तो उसे अलग अलग स्कीम में लगाएगी। जब स्कीम में लगाएगी तो जाएगा किसके पास, लोगों के पास जाएगा। जब ये लोगों के पास जाएगा तो फिर से आने वाले समय लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो इस ये इम्पैक्ट ना हो इसलिए वीआरआर किया जा रहा है कि बैंकों के पास ऐसा ना हो कि लिक्विडिटी परमानेंटली पहले से ही बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर ये भी पैसा तो आ जाएगा ना अप्रैल मई तक, फिर से बैंक में आ जाएगा, लोगों को पैसा मिले, क्या करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे कुछ भी यहाँ पे, तो क्या करेंगे, बैंक में पैसा डालेंगे। तो ऐसा ना हो कि बहुत लिक्विडिटी कंडीशन हो जाए, तो ये इसलिए भी वीआरआर ऑक्शन यहाँ पे किया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि वीआरआर ओएमओ से डिफरेंट कैसे है, तो जो वीआरआर है वो एक शॉर्ट टर्म का टेम्परेरी लिक्विडिटी इंजेक्शन है। जैसे अभी देखा 2-3 दिन का, बैंक को फिर से जो है पैसे वापस करने पड़ेंगे आरबीआई को, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। ओएमओ की अगर बात करें तो ये वीआरआर से ज्यादा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टर्म होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जैसे वीआरआर में
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो लेंड करी जा रही हैं या फिर यहाँ पे गिरवी रखी जा रही है ना, जिसको कहते हैं कोलेटरल यहाँ पे रखा जा रहा है, और उसका एक रीपर्चेज एग्रीमेंट हो रहा है कि आप 2 दिन के बाद इसे वापस खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे ओएमओ में आउटराइट बाइंग होती है। आउटराइट बाइंग का मतलब क्या हो गया कि बैंक आरबीआई को जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दे रहे हैं, या फिर आरबीआई जो है जब उन्हें खरीद ले रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के बाद बैंक फिर आरबीआई के पास जा करके कहेंगे नहीं नहीं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करो, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पे बाय सेल दोनों का होता है। अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को बेची है और बैंक ने पैसा दिया है, वो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने के लिए होगा, तो ऐसे में वो भी आउटराइट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के बाद आरबीआई सिक्योरिटी वापस मांगे, और ये बैंक के साथ भी होता है। अगर ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे वीआरआर में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ओनरशिप है बैंक के पास ही रहती है, बस कुछ समय के लिए वो गिरवी रखी गई है। लेकिन यहाँ पे जो ओनरशिप होती है फिक्स होती है। अगर आरबीआई ने खरीद लिया तो आरबीआई की ओनरशिप, आरबीआई ने बेच दिया तो बैंक की ओनरशिप, है ना। ये 1 से 14 दिन के लिए होता है, जैसे अभी 3 दिन के लिए हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म है ही नहीं रिपर्चेज का, तो ये एंडलेस है। एक बार बेचा बेचा, खरीदा तो खरीदा, है ना। यहाँ पे बात करें मनी सप्लाई की तो टेम्परेरी इंक्रीज करता है ना, मतलब थोड़े 2-3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा जो लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है तो उस समय बैंक के पास पैसा आ जाएगा। यहाँ पे बात करें थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी का हुआ है वो परमानेंट है। प्राइमरी यूज केस का क्या है कि जो सीजनल शॉक्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट हो रहा है या फिर सरप्लस ऐसा हो गया है इकोनॉमी में, तो उसको यहाँ पे एब्जॉर्व कर, सरप्लस प्लस को एब्जॉर्व करने के लिए, और डेफिसिट हो रहा है तो उसको फिल करने के लिए ये आपका ओएमओ किया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों क्यों किए जाते हैं। दोनों हैं तो सेम तरह के टूल ही, लेकिन उनका मैकेनिज्म दूसरा है, उसमें ओनरशिप दूसरे टाइप की आपकी चलती है। तो ये आपको समझना सबसे जरूरी था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।